आवाज एट 9 में शुरुआत बड़ी खबर से। इकोनॉमी का बुरा दौर लगता है कि अब खत्म होने वाला है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता करंट अकाउंट डेफिसिट दूसरी तिमाही में 75% तक घट गया है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े पिछले 7 महीने में सबसे बेहतर हुए हैं। बस इस बात का डर है कि कहीं महंगाई इस किए धरे पर पानी ना फेर दे। इधर मैन्युफैक्चरिंग के उत्साहित करने वाले आंकड़ों ने आज बाजार में भी जोश भरने का काम किया। सेंसेक्स ने तेजी दिखाते हुए सेंचुरी लगाई तो निफ्टी भी उचककर 6200 के पार जा बैठा। अब बैंकिंग करना आपके लिए महंगा हो जाएगा। बैंक अब अपने ग्राहकों से चार्ज वसूलने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। एसबीआई की बात करें तो उन्होंने केवाईसी अपडेट ना कराने वाले ग्राहकों पर 100 रुपए की पेनल्टी लगा दी है। और तो और अब डेबिट कार्ड की फीस भी वो पहले के मुकाबले 100% ज्यादा आपसे वसूलने की तैयारी में है। तो ये है आवाज एट 9 की 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं विपिन और मेरे साथ हैं तमन्ना। स्वागत है आप सबका। देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइंस। मिसेस सोनिया गांधी जो हैं वो निर्णय ले रही हैं, पर उनका ग्रोथ पे एम्फेसिस बिल्कुल नहीं था। उन्होंने रिफॉर्म्स को भी इग्नोर किया। दिग्गज अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया के मुताबिक बुरे इकोनॉमिक हालात के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी भी जिम्मेदार। कहा, अगली सरकार ने ग्रोथ पर नहीं दिया ध्यान तो बदतर होंगे हालात। कश्मीर से धारा 370 हटाने की वकालत करती आई बीजेपी के सुर बदले। नरेंद्र मोदी ने इस पर बहस कराने की वकालत की तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक मौका परस्ती बताया। कल खुल रहा पावर ग्रिड का एफपीओ। 85 से 90 रुपए का भाव तय। रिटेल इन्वेस्टरों को 5% की छूट मिलेगी। ओएनजीसी पर करीब 11,000 करोड़ की रॉयल्टी का बोझ, शेयर 1.5% नीचे। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फॉरेक्स बाजार से सीधा खरीदना होगा डॉलर। आरबीआई ने डॉलर विंडो बंद किया। ऑटो कंपनियों के लिए खत्म हुआ फेस्टिव फायदा। नवंबर में बिक्री 8% घटी। टाटा मोटर्स ने 42% कम गाड़ियां बेची। विदेश में और पैठ बढ़ाने की तैयारी में विप्रो। अमेरिकी कंपनी ओपस सीएमसी पर नजर। 7.5 करोड़ डॉलर में हो सकती है डील। मंदी के बावजूद लग्जरी कार कंपनियों को ग्रोथ का पूरा भरोसा। नए मॉडल्स की लाइन लगाई। इकोनॉमी में सुधार के पुख्ता सबूत अब सामने आ रहे हैं। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट घाटा घटकर जीडीपी के 1.25% पर पहुंच गया है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट घाटा 5% था। करंट अकाउंट घाटे में तेज गिरावट सोने की इंपोर्ट पर लगाम के कारण आई है। हम आपको बता दें कि सोने की इंपोर्ट को घटाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए थे, जिसका असर अब दिख रहा है। इसके अलावा कपड़ा, चमड़ा, केमिकल एक्सपोर्ट में तेज बढ़ोतरी के कारण भी करंट अकाउंट घाटा कम हुआ है। सरकार भी इस आंकड़े से काफी खुश है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार के लिए कितनी बड़ी राहत है, क्या रिएक्शंस आए हैं? देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के जो आंकड़े आए हैं उससे हर कोई काफ़ी उत्साह में है। खासतौर से वित्त मंत्रालय जो लगातार इसकी कोशिश में था करंट अकाउंट डेफिसिट किसी तरह काबू में आए, इसको लेकर काफ़ी उत्साह यहाँ देखने को मिला। और करंट अकाउंट डेफिसिट पर काबू पाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा एक्सपोर्ट में भारी जो बढ़ोतरी पिछले लगातार कई महीनों से दर्ज की जा रही है, और गोल्ड के इम्पोर्ट में जो भारी कमी आई है वो। और यही वजह है कि सीएडी के आंकड़े आने के तुरंत बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर आने वाले दिनों में और ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इसके पक्ष में उन्होंने न सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़ों का हवाला दिया, बल्कि अर्थव्यवस्था के दूसरे जो आंकड़े होते हैं उसका भी हवाला देते हुए वो काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कमोबेश पिछले साल के बराबर है। कुल मिलाकर है तो अब तक टैक्स कलेक्शन के आंकड़े भले ही उत्साहजनक ना हो, लेकिन अक्टूबर में जो टैक्स कलेक्शन के आंकड़े देखने को मिले हैं उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, इनकम टैक्स हो या फिर सर्विस टैक्स हो, सब में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला अक्टूबर के महीने में। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में टैक्स कलेक्शन के आंकड़े में इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खासतौर से सर्विस सेक्टर से उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद है। उन्हें कहा कि सर्विस सेक्टर अगर काफी अच्छा करता है तो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि उन्हें 5% ग्रोथ का भरोसा जरूर दिलाया। हाँ, एक चिंता उन्होंने जरूर जताई, वो थी महंगाई को लेकर। अर्थव्यवस्था के बाकी तस्वीर पर जहां वो काफी आश्वस्त दिखे, जब हमने उनसे पूछा कि महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने महंगाई को लेकर कोई ठोस जवाब
जवाब नहीं दिया है कि महंगाई कितनी कम होगी, कब तक कम होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी से बच रही हैं। यानी जो महंगाई सबसे बड़ी चिंता मानी जा रही है पिछले कई महीनों से, उसको लेकर वित्त मंत्री आश्वस्त बिल्कुल नजर नहीं आए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर करंट अकाउंट घाटे में काफी तेजी से कमी आई है, मगर जानकारों को इसमें और गिरावट की उम्मीद थी। हालांकि अब उन्हें भी इकोनॉमी के आगे की तस्वीर कुछ अच्छी दिख रही है। एक्सपेक्टेशंस की से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सारे साल के लिए जो हमने एस्टिमेट था कि 55 बिलियन के करीब होगा, तो हम अभी भी मेंटेन करते हैं कि तो सीएडी का जो नंबर इस साल 3% ऑफ जीडीपी होगा। और आई थिंक ये सीएडी का जो लेके जो खतरा था वो काफी हद तक टाल गया है। इसमें थोड़ा सा बोलना जल्दी होगा कि रिकवरी शुरू हो गया, लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि जीडीपी का जो ग्रोथ होगा, जो हमारा भी प्रोजेक्शन है 4.8%, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत अपसाइड है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था सेकेंड क्वार्टर में वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। क्रिस्टल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी के मुताबिक आगे भी करंट अकाउंट घाटे के आंकड़े इतने अच्छे नहीं रहेंगे। उनके मुताबिक सीएडी के आ जाए आंकड़ों से ये कहना मुश्किल है कि इकोनॉमी जल्द पटरी पर आ जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट लो रहेगा, पर इतना लो नहीं रहेगा जितना इस क्वार्टर में आया है। हमारा ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये 3% ऑफ जीडीपी के आसपास रहेगा, जो करीब $55 बिलियन होता है। पर बहुत ज्यादा पिकअप नहीं दिखाई देगा। हमें नहीं लगता कि इस लेवल से कोई बहुत ज्यादा पिकअप आगे चलते हुए दिखाई। वहीं जीडीपी के बेहतर आंकड़ों के बाद देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत भी कुछ सुधरती दिख रही है। जुलाई से अब तक पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ दर्ज की गई है। आज एचएसबीसी ने नवंबर की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े जारी किए, जो 49.6 से बढ़कर 51.3 पर चला गया है। जुलाई के बाद पहली बार एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के पार गया है और ये पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। 50 के ऊपर पीएमआई का मतलब है सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। एचएसबीसी के मुताबिक नवंबर के महीने में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर महंगाई का दबाव कुछ कम हुआ है और नए ऑर्डर बढ़े हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ हद तक राहत मिली है। हालांकि कोर सेक्टर ग्रोथ के मोर्चे पर थोड़ी मायूसी जरूर होती लग रही है। अक्टूबर में कोर सेक्टर ग्रोथ घटकर 0.6% रह गई है। ये 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। सितंबर में कोर सेक्टर ग्रोथ 8% थी। कोर सेक्टर में गिरावट 4 सेक्टर की धीमी रफ्तार के कारण घटी है। सबसे तेज गिरावट सीमेंट उत्पादन में देखने को मिली है। पिछले साल के करीब 7% के मुकाबले ये घटकर 1% रह गया है। पावर उत्पादन में भी तेज गिरावट है। ये 5.5% से घटकर सिर्फ 1.25% रह गई है। कोल सेक्टर ग्रोथ भी 11.5% से घटकर 4% पर आ गई है। अजीम प्रेम जी नई खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कंपनी विप्रो ने अमेरिका की ओपस सीएमसी को खरीदने के लिए करार किया है। इस खबर पर और बातचीत के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, विप्रो नई खरीदारी के लिए तैयार दिख रहा है, कितना बड़ा होगा ये अधिग्रहण और कहां तक गई है ये बात फिलहाल? विप्रो ने एक अधिग्रहण अनाउंस किया है और विप्रो की पहले से स्ट्रैटेजी थी, जिन्होंने शेयर भी किया था कि धीरे धीरे करके एक्विजिशंस करके अपने कारोबार को बढ़ाना चाहेंगे, जिसे वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी कह रहे थे। और उसी में एक और मोती जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। ओपस सीएमसी के अधिग्रहण की अनाउंसमेंट कंपनी ने की है। $75 मिलियन में ये डील होती हुई दिखाई देगी। ये कंपनी यूएस बेस्ड एक लीडिंग मॉर्टगेज और ड्यू डिलिजेंस वाली कंपनी है और इस पोर्टफोलियो में विप्रो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि ये एक यूएस की एक जानी मानी कंपनी है। 2005 से स्थित है यूएस में, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। विप्रो के मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि इस एक्विजिशन के चलते विप्रो का जो मॉर्टगेज सॉल्यूशन और आउटसोर्सिंग बिजनेस है वो और स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई देगा और इस एरिया को काफी अग्रेसिवली अब एड्रेस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स टारगेट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इस डील को ड्यू डिलिजेंस से भी गुजरना पड़ेगा और मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर तमाम नोड्स मिल जाते हैं आधिकारिक रूप पर और वो ड्यू डिलिजेंस पूरा हो जाता है तो 2014 के चौथे क्वार्टर में ये एक्विजिशन पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कदम है और जैसे ही विप्रो की स्ट्रैटेजी थी कि छोटे बिजनेसेस को अक्वायर करेंगे और अपने कारोबार को फैलाएंगे, वो होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है।
शुक्रिया हर्षदा सारी जानकारी के लिए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। एक ओर एसबीआई ने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की तो दूसरी ओर ग्राहकों के लिए नए चार्जेस भी लगा दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं अब हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, एसबीआई के ग्राहकों को कौन से चार्जेस अब देने होंगे और क्या दूसरे बैंक भी इससे सबक ले सकते हैं? देखिए, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कुछ डेबिट कार्ड के लिए जो मेंटेनेंस फीस है वो 100 रुपये तक बढ़ा दी है। अब प्लेटिनम कार्ड के लिए जो ग्राहक हैं उनको 100 के बदले 200 रुपये चुकाने होंगे। साथ ही जिन ग्राहकों के पास सिल्वर, गोल्ड या ग्लोबल कार्ड है उनको 100 के बदले 150 रुपये देने होंगे। इसके अलावा युवा कार्ड जिसके लिए अभी तक कोई इस तरह की फीस नहीं थी, वहाँ पर एसबीआई ने 150 रुपये फीस लगा दी है। साथ ही एसबीआई ने कुछ नए चार्ज भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं है और ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुआ तो अब आपको 15 रुपये हर इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए देने होंगे। साथ ही आपकी ईसीएस डेबिट अगर रिटर्न हुई तो वहाँ पर भी आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। इसके अलावा एक नए तरह का चार्ज एसबीआई ने शुरू किया है। अगर 2-3 नोटिस मिलने के बाद भी ग्राहक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराता है तो उसको अब 100 रुपये सालाना चार्ज देना होगा और ये चार्ज जब तक लगेगा जब तक कि ग्राहक अपना केवाईसी पूरी तरह से अपडेट नहीं करा लेता। इसके अलावा ये जो जितने भी चार्ज एसबीआई ने लगाए हैं इनके साथ आपको 12.25% सर्विस टैक्स भी देना होगा। ये सारे चार्ज 30 दिसंबर से लागू होंगे। इसमें बड़ी बात यह है कि एसबीआई से सबक लेकर जो दूसरे सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं वो भी चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बैंकिंग ग्राहक हैं उन पर अब बड़ा बोझ बढ़ सकता है। जी शुक्रिया वीरेंद्र सारी जानकारी के लिए। विपिन, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि नए बैंकिंग लाइसेंस जारी होने वाले हैं, कंपटीशन बढ़ेगी, तब भी क्या नए चार्जेस लेने के रास्ते ढूंढेंगे बैंक्स अपने ग्राहकों से? जी हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो ये कदम कुछ जायज नहीं लगता या समझदारी भरा नहीं लगता, लेकिन देखना होगा। शायद उनको लग रहा है कि इससे पहले कि कुछ नए बैंक्स आए, जितना ले सकते हैं फिलहाल ले लें। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बाजार से खरीद रही हैं डॉलर, फिर भी रुपया है मजबूत। और अच्छे आर्थिक संकेतों से बाजार हुआ खुश। देखिए डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। करीब 4 महीने बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ने डॉलर विंडो बंद कर दिया है। यानी अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डॉलर सीधे बाजार से खरीदना होगा। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आवाज़ के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए डॉलर विंडो बंद करने के बावजूद रुपए में हमने मजबूती देखी। क्या माना जाए कि अब रुपए में स्थिरता आ गई है या आने लगी है? जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अब वो विंडो भी बंद हो गई और साथ ही साथ जो बैंकों के जरिए डॉलर जुटाने की आरबीआई की मुहिम थी, एफसीएनआर डिपॉजिट्स की, वहां पे भी जो स्वैप विंडो था वो भी बंद हो गई। लेकिन वो बंद हुई है करीब 33 बिलियन डॉलर जुटाने के बाद। तो जाहिर है कि एक अच्छा खासा वॉर चेस्ट है आरबीआई के सामने। और इसके बाद आरबीआई ने आज जो स्टेटमेंट जारी किया है और अब तक जिस तरह के संकेत दिए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ट्रेडर्स आसानी से अब रुपए में मंदी करने या डॉलर में तेजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज आरबीआई ने यह कहा कि हालांकि हम ये विंडो बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन डॉलर की बड़ी डिमांड आई तो उस दिन हम ये विंडो कभी भी खोल देंगे। तो जाहिर है कि अगर आपको ऐसा लगे कि डॉलर में अचानक गिरावट आ रही है और एक दिन आरबीआई ने वो विंडो खोल दी तो डॉलर फिर से तुरंत कमजोर हो जाएगा, रुपया फिर से मजबूत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आरबीआई ने अपने पास में रख लिया है। साथ ही साथ पिछले दिनों में जो पैसे दिए गए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को महीने दर महीने आरबीआई की ओर से, अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये विंडो खोली गई थी, तब से लेकर के नवंबर के एंड तक, वो सारे पैसे, वो सारे डॉलर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लौटाने हैं आरबीआई को। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे ये कहा है कि हम देखेंगे कैसी डिमांड होती है। अगर रुपए पे दबाव नहीं रहा, रुपया मजबूत हुआ, तो धीरे धीरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये डॉलर मार्केट से खरीद के हमें दे देंगी। अगर प्रेशर आया तो हम इसकी मियाद बढ़ा देंगे, यानी 3 महीने में जो डॉलर दिए जाने हैं वो 6 महीने में बढ़ा दिए जाएंगे ताकि मौका रहे। और अगर फिर भी रुपए पे प्रेशर दिखा तो ओएमसी से ये डॉलर की शक्ल में लेने की जगह उसके बराबर रुपए ले लेंगे, तो वो पूरी डिमांड अपने आप गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आरबीआई गवर्नर जो है ट्रेडर की मेंटालिटी को समझते हुए और उसका जो मूड है वो रुपए को लेकर के, रुपए की स्थिरता को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना रहे और कोई रुपए में कमजोरी करने की, मंदी करने की कोशिश ना करे, ऐसा एक सेटअप तैयार किया है उन्होंने।
शुक्रिया प्रदीप सारी जानकारी के लिए। जीडीपी के बेहतर आंकड़ों के बाद अब HSBC PMI इंडेक्स से भी ये पुख्ता हो गया है कि इकोनॉमी के बुरे दिन शायद अब पीछे छूट गए हैं। जी हाँ, शेयर बाजार में आज इस बात की खुशी दिखी और सेंसेक्स निफ्टी 0.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। आज बाजार में जबरदस्त जोश के साथ शुरुआत हुई और इनफैक्ट दिसंबर का महीना जनरली बाजार के लिए अच्छा रहता ही है और उसी तर्ज पर बाजारों ने आज मजबूती के साथ शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट के संकेत मिले जुले थे और ऐसे में वीकेंड पर जो जीडीपी के आंकड़े आए वो बेहतर थे, वहां से थोड़ा जोश आया। HSBC के PMI आंकड़े भी ठीक थे, हालांकि ऑटो नंबर्स उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी बाजार ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की और फोकस किया पूरी तरह से इलेक्शन के आने वाले रिजल्ट्स पर और उसी रिजल्ट्स की अच्छी उम्मीद पर बाजार तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा। लगभग 100 पॉइंट ऊपर 20,900 पर सेंसेक्स और निफ्टी ने भी 6,200 का अहम आंकड़ा पार किया। लेकिन फॉर चेंज आज देखिए दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अच्छे चलते हुए दिखे। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतरीन थी और एक और बदलाव जो है हाई बीटा और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के मुकाबले में फार्मा शेयरों ने ज्यादा तेजी दिखाई। रैनबैक्सी के लिए आज बेहद ही शानदार दिन था, 6.5% का बड़ा उछाल आया और वैसा ही बाकी शेयरों में भी दिखा। मेटल शेयर भी काफी मजबूती के साथ बंद हुए। जिंदाल स्टील के लिए पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी, 4% का बड़ा उछाल इस शेयर में दिखा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स निफ्टी पर सहारा देते हुए दिखे। ICICI एक्सिस जैसे दिग्गजों में अच्छी खरीदारी आज होती हुई दिखी। PSU बैंक्स भी ज्यादा पीछे नहीं थे। BOB और PNB जैसे निफ्टी के दिग्गज आज 1% की मजबूती दर्ज करने में कामयाब रहे। थोड़ा दबाव ऑयल एंड गैस शेयरों से आया। ONGC के लिए गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया 10 से 11 हज़ार करोड़ का टैक्स इन्हें भरना पड़ सकता है, उसके बाद स्टॉक 1.5% नीचे बंद होता हुआ दिखा। वहीं निफ्टी पर दूसरे शेयरों का जिक्र करें जहां से मजबूती आती दिखी, HCL टेक काफी तेजी के साथ बंद हुआ। LNT में कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की खबरें आती हुई दिखी, इनकी ग्रुप्स और सब्सिडी कंपनीज के चलते 2.5% मजबूती ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन लीवर ने आज कमजोरी को लीड करने का काम किया और साथ ही पावर ग्रिड का इस वीकेंड पर जो FPO की प्राइस अनाउंस हुई थी 85 से 90 रुपए की, उसके बाद स्टॉक पर थोड़ी कमजोरी हुई। मारुति ने भी अपनी मंथली सेल्स नंबर कमजोर पेश किए, उसके बाद स्टॉक पर थोड़ा दबाव दिखा। खबरों के दम पर जिन शेयरों में एक्शन दिखा, इस वीकेंड पर 2 कंपनियों के नतीजा है। एमटेक इंडिया बेहद शानदार नतीजे, 20% का ऊपरी सर्किट और लक्ष्मी एनर्जी में खराब नतीजों के दम पर गिरावट। जेएम फाइनेंशियल में खबरें आ रही कि अजीम प्रेमजी अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद स्टॉक में तेज उछाल दिखा। वहीं स्पाइस जेट में प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन जो जेट फ्यूल है उसकी दाम बढ़ने की खबरों के दम पर यहां पर 2% का नुकसान हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं और बिलिंग रेट्स बढ़ाई, उसके बाद स्टॉक पर 3% की अच्छी मजबूती आती हुई दिखी। और अब देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों से क्या रुझान आ रहे हैं। हमारे बाजारों के लिए शुरुआत इतनी ट्रेड काफी कॉशियस रही है। दिसंबर महीने की शुरुआत अमेरिकी बाजारों ने एक कॉशियस ट्रेड के साथ की है, नर्वसनेस दिख रही है। क्रूशियल डेटा का हफ्ता है अमेरिका में और जो डेटा आया है कि उनके थैंक्सगिविंग वीकेंड पर शॉपर्स ने 4% कम यहाँ पर पैसे खर्च किए, उससे थोड़ी निराशा है। लेकिन इस पूरे हफ्ते ऑटो से लेकर जॉबलेस क्लेम से लेकर हाउसिंग से लेकर काफी डेटा आना है और उस पर वहां के निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं। और अब यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में किस तरह का कारोबार यहाँ हो रहा है। पहले कच्चे तेल पर नजर डालें। आप देख रहे हैं कि एक ठीक ठाक तेजी कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसका कुछ हद तक असर यहाँ पर MCX पर भी दिखाई दे रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करता हुआ करीब 5800 के आसपास। इसके अलावा सोने में देख लेते हैं क्या हो रहा है इस समय। यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह क्रूड में उछाल था उसका विपरीत सोने में यहाँ गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.5% तक की गिरावट और यहीं भारतीय बाजारों पर उसका असर दिखता हुआ 0.5% तक नीचे। चांदी पे भी यही हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी गिरावट करीब 2.5%, 2.25% के आसपास और वही MCX पर 43,335 के आसपास 2% गिरावट के साथ कारोबार करती हुई चांदी। पावर ग्रिड का FPO कल खुलने वाला है। इसका प्राइस पैन 85 से 90 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इस इशू में रिटेल निवेशकों को 5% यानी अपर प्राइस बैंड पर 4.5 रुपए की छूट मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें 5 दिसंबर तक पैसा लगा पाएंगे। हालांकि रिटेल निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों को 6 दिसंबर तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। पावर ग्रिड के FPO में जानकार निवेश की सलाह भी दे रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप 84-85 रुपए के आसपास इस यहाँ FPO में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शायद यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी स्थिति भी ना हो, क्योंकि एक तरह की जो है एक डिसअपॉइंटिंग अप्रोच है इन्वेस्टर्स का मार्केट के तरफ, तो इस बात का फायदा उठाया जा सकता है इन्वेस्टर्स द्वारा। अगर आप पावर ग्रिड 84-85 के आसपास आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक एंट्री प्राइस है। और गाड़ियों की बिक्री और घटी, क्यों लगा है बिक्री पर ये ब्रेक?
और दिल्ली में चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। देखिए चुनाव की दूसरी खबरें भी इस ब्रेक के बाद। इकोनॉमी में सुधार भले ही दिख रहा हो, लेकिन ऑटो सेक्टर का बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। माना जा रहा था कि अच्छे मानसून से ऑटो सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन नवंबर महीने में देश की 3 दिग्गज ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े निराश करने वाले रहे। पूरे अपडेट के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी सोनम मेहता। सोनम, मारुति, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, इकोनॉमी के हालात में ज़रूर कुछ सुधार आया है, लेकिन ऑटो सेक्टर के हाल तो अब भी बेहाली है। अक्टूबर महीने के अच्छे आंकड़ों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो जारी रहेगी, लेकिन इस महीने में भी फिर से निराशा हाथ आई है। 3 दिग्गज कंपनियों के आंकड़े देख रहे होंगे, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि ऑटो सेक्टर में अभी भी दबाव बना हुआ है। टाटा मोटर्स के आंकड़े 3 साल के निचले स्तर पर आए हैं। कुल बिक्री में 39% की गिरावट देखने को मिल रही है। उनके तीनों सेगमेंट्स, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट की बिक्री हो, सब में 40% की कमजोरी आई है। मारुति सुजुकी इस काउंटर के भी कुल बिक्री में 11% की गिरावट हुई है। कंपनी के एक्सपोर्ट्स बुरी तरह हिट हुए हैं, 46% की कमजोरी। महिंद्रा के ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी कमजोरी ही पाई गई है, 18.5% की गिरावट कुल बिक्री में। तो कंपनी के एक्सपोर्ट जरूर एक हाईलाइट रहेंगे, जहां पे बिक्री 2 गुना हो गई है साल दर साल। तो पिछले महीने के मुकाबले ये बिक्री 4 गुना बढ़ गई है। कंपनी के ट्रैक्टर सेगमेंट में भी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है, जहाँ पे ट्रैक्टर सेगमेंट की कुल बिक्री 13% से बढ़ गई है, फिर से एक डबल डिजिट ग्रोथ, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले ये जरूर घट गई है 40% से। काफ़ी सारी कंपनियों के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इन 3 दिग्गज कंपनियों को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि अब भी इन सारी कंपनियों में दबाव बना हुआ है। जी सोनम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर एक्सपोर्टर्स के लिए ऐलान किए जाने वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इस बार राहत कम और निराशा ज्यादा मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वाणिज्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर ये बातें बताई है, जिसमें कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिसमें घरेलू बाजार में सामान बेचने वाली कंपनियों को नुकसान भी ना हो। अर्थव्यवस्था में कमजोरी के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रहे एक्सपोर्ट सेक्टर को अब सरकार से बहुत ज्यादा रियायत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक सिर्फ WTO के कायदे कानून एक्सपोर्टर्स को रियायत देने में बाधक साबित हो रहे थे, लेकिन अब खुद घरेलू कानून इसमें परेशानी पैदा करने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय सतर्क हो गया है। यही वजह है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वाणिज्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ट्रेड पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो कंपनियों के बीच आपसी कंपटीशन बनाए रखे और इससे कंपटीशन एक्ट 2002 का उल्लंघन ना हो। इतना ही नहीं, ट्रेड पॉलिसी बनाते वक्त घरेलू बाजार में काम करने वाली कंपनियों का भी खास ख्याल रखा जाए और एक्सपोर्टर्स को ऐसी रियायतें ना दी जाएं जिससे घरेलू बाजार में बेचने के लिए सामान बनाने वाली कंपनियों को नुकसान हो। इससे पहले भी EPCG स्कीम से घरेलू कंपनियों को होने वाले नुकसान पर आपत्ति उठ चुकी है, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर मशीनें बाहर से इंपोर्ट करता है तो उस पर ड्यूटी तो वापस हो जाती है, लेकिन अगर वो घरेलू बाजार से मशीनें खरीदता है तो उस पर उसे ड्यूटी चुकानी पड़ती है। अभी ये मामला वित्त मंत्रालय के पास है। एक्सपोर्टर्स भी मानते हैं कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की इस चिट्ठी के बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कई शर्तें कड़ी हो सकती हैं। अगर कोई इंपोर्ट करता है EPCG स्कीम में तो उसकी सब ड्यूटी उसकी एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर वही डोमेस्टिक प्रोक्योर करता है तो अगर इंटर स्टेट सेल्स है तो उसके ऊपर 2% CST लगता है, जो कि रिफंड नहीं होता है। तो इस तरह की एनोमलीज को देखना होगा कि किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी को वही फैसिलिटी मिले जो इंपोर्ट्स को मिलती है। आने वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि जो रियायतें दी जा रही हैं या सरकार देगी उसे लंबे समय तक जारी रखा जाए, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए और ब्रांड प्रमोशन पर ध्यान दिया जाए। हालांकि कोई बड़ी रियायत दी जाएगी इसकी संभावना कम है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित धारा 370 को लेकर नरेंद्र मोदी के बयान पर बहस तेज हो गई है। धारा 370 पर बीजेपी का अब तक सख्त तेवर रहा है, लेकिन रविवार को जम्मू में नरेंद्र मोदी ने धारा 370 पर बहस की मांग की। इसे बीजेपी के रुख में बदलाव की तरह देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि धारा 370 पर उसका नजरिया नहीं बदला है। आइए आपको सुनाते कि कल मोदी ने क्या कहा था। धारा 370 का उपयोग एक कवच के नाते होता है। उसको सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता के गहने पहना दिए गए हैं और उसके कारण उसकी सही चर्चा नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं देश के संविधान के जानकार लोग इस पर चर्चा करें। वहीं धारा 370 को लेकर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने मोदी पर हमला बोल दिया है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक बीजेपी की कोशिश घाटी की किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन की है, इसलिए धारा 370 को लेकर बीजेपी का रुख कुछ नरम दिख रहा है। He called for the full revocation of Article 370. I will wait to see what the BJP puts in its manifesto for the parliament elections. Then I'll see. But as of now, it obviously seems to be some sort of climb down. Possibly because they're looking for an alliance partner with the other regional party of Jammu and Kashmir that is Kashmir based, and that's not the National Conference. दिल्ली में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और मध्य प्रदेश की 6 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं संक्षेप में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो गया। यहां 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। 8 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से घबराकर बौखला गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी ने अन्ना के नाम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। अन्ना का नाम हमने उतना मिसयूज नहीं किया जितना बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिसयूज किया है। पार्टियां घबराई हुई हैं, तो मोदी जी भी घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से। कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता तय करेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने एक नए सर्वे के आधार पर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया है। पार्टी के मुताबिक उसे 70 में से 48 से 50 सीटें, बीजेपी को 11 से 17 और सत्ताधारी कांग्रेस को 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली के बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी के 48 से 50 सीट जीतने के दावे का मजाक उड़ाया है। I can do a survey and I can say I have done a survey and I am getting 71 out of 70 seats. Does it make any sense? I am seeing the response of the people and the response of the people is tremendous. It is just overwhelming and people want to get rid of the corrupt Congress at any cost and they are giving us total support. मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा क्षेत्रों उज्जैन, पन्ना नगर, सिरमौर, भिंड और मुरैना में 6 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोटिंग हुई है। 25 नवंबर को हुई वोटिंग में गड़बड़ी और बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद यहां दोबारा वोटिंग कराई गई है। 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में 50 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। क्लीन स्वीप है, जहेजा माहौल बनया है। मन लगता ऐसा लगता है कि 50 सीट तक बीजेपी अकाली दल गठजोड़ लेके जाएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पानगढ़िया इकोनॉमी की हालात के लिए सोनिया गांधी को दे रहे हैं दोष। और गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल से पूछताछ शुरू की। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत। दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट 75% कम हुआ। नवंबर का HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI 7 महीने में सबसे ज्यादा।
इकोनॉमी के अच्छे संकेतों ने शेयर बाजार में भरा जोश। सेंसेक्स एक महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। बैंक अपने ग्राहकों से वसूली के लिए खोज रहे हैं नए तरीके। एसबीआई अब केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर भी काटेगा 100 रुपए। डेबिट कार्ड के लिए भी फीस 100% तक बढ़ाई। मिसेस सोनिया गांधी जो हैं वो निर्णय ले रही हैं, पर उनका ग्रोथ पे एम्फेसिस बिल्कुल नहीं था। उन्होंने रिफॉर्म्स को भी इग्नोर किया। दिग्गज अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया के मुताबिक बुरे इकोनॉमिक हालात के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी भी जिम्मेदार। कहा, अगली सरकार ने ग्रोथ पर नहीं दिया ध्यान तो बदतर होंगे हालात। कश्मीर में धारा 370 हटाने की वकालत करते आए बीजेपी के सुर बदले। नरेंद्र मोदी ने इस पर बहस कराने की वकालत की तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक मौका परस्ती बताया। कल खुल रहा है पावर ग्रिड का एफपीओ। 85 से 90 रुपए का भाव तय। रिटेल इन्वेस्टरों का 5% की छूट मिलेगी। ओएनजीसी पर करीब 11,000 करोड़ की रॉयल्टी का बोझ। शेयर 1.5% नीचे आया। ऑटो कंपनियों के लिए खत्म हुआ फेस्टिव फायदा। नवंबर में बिक्री 8% घटी। टाटा मोटर्स ने 42% कम गाड़ियां बेची। देश के बुरे हालात के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पानगड़िया ने कहा कि यूपीए सरकार ने रिफॉर्म्स पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। मिसेस सोनिया गांधी जो हैं वो निर्णय ले रही हैं, पर उनका ग्रोथ पे एम्फेसिस बिल्कुल नहीं था। उन्होंने रिफॉर्म्स को भी इग्नोर किया। और जो मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर होके उन्होंने नरसिम्हा राव के समय रिफॉर्म्स किए थे, उन्होंने उस बात से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। बलात्कार का आरोप झेल रहे तरुण तेजपाल को आज पुलिस के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। लीक हुए ईमेल और उसके बाद दिए गए बयानों को लेकर गोवा पुलिस ने उनसे 5 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद तरुण तेजपाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस के मुताबिक कल ज्यादातर सवालों का जवाब देते वक्त तेजपाल भावुक हो जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आज तरुण तेजपाल को मेडिकल जाँच के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया। नए रेप कानून के तहत यहाँ तेजपाल का पोटेंसी टेस्ट भी कराया गया। इसरो का मंगलयान भारत के इतिहास में नए पन्ने जोड़ता जा रहा है। फिलहाल मंगलयान पृथ्वी की कक्षा को तोड़कर तीव्रता से अपनी मंजिल यानी मंगल ग्रह की ओर बढ़ा है। इस यात्रा के बाद मंगलयान भारत के जरिए अंतरिक्ष में इतनी दूर तक सफर करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। कल देर रात 1 बजे मंगलयान को कमांड देकर उसे पृथ्वी कक्षा से मंगल की कक्षा में स्थानांतरित किया गया। ये मंगलयान के 68 करोड़ किलोमीटर के लंबे सफर की ओर पहला कदम था। मंगल ग्रह की कक्षा तक का सफर तय करने में मंगलयान को करीब 10 महीने लगेंगे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादी हमला हुआ है और गैरकानूनी जासूसी के मामले में मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश दुनिया की कुछ और ऐसी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में पुलिस पार्टी पर हुए आतंकवादी हमले में एसएचओ समेत 4 जवान घायल हो गए हैं। हमले के बाद आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। आतंकवादियों ने ये हमला उस वक्त किया जब जवान कहीं जाने के लिए अपनी जीप में सवार हो रहे थे। गुजरात में एक लड़की की गैर कानूनी जासूसी के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में गृह मंत्रालय जांच के आदेश दे सकता है। लड़की की गैर कानूनी जासूसी मामले पर केंद्र के जांच के संकेत पर भड़की बीजेपी का कहना है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस हार की हताशा में डूबी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप पीड़ित निर्भया के पिता की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। निर्भया के पिता ने मांग की थी कि 18 साल से कम उम्र के युवक अगर संगीन जुर्म करते हैं तो उनके केस की सुनवाई बाल अदालत में न होकर सामान्य कोर्ट में की जाए। इंटर्न के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. गांगुली के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुआ। गांगुली पश्चिम बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं और आरोप लगने के बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है।
गुजरात के आणंद जिले में तारापुर इलाके में एक ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 13 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारतीय टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई है। कप्तान धोनी ने कहा है कि स्पिन गेंदबाजों को बेहतर खेल दिखाना होगा। पहला वनडे मैच 5 दिसंबर को होने वाला है। और आखिरकार प्याज के दाम कुछ कम हुए और सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने जिग्नेश शाह पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए पूरी खबर ब्रेक के बाद। प्याज के भाव अब गिरने लगे हैं। हालांकि ये गिरावट सिर्फ महाराष्ट्र की मंडियों में ही दिख रही है। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भी नीचे आ गया है। लासलगांव में एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्याज का दाम तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। वहीं छोटी साइज की प्याज 1000 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रही है। कारोबारियों की दलील है कि मौसम सुधरने से किसानों ने प्याज की सप्लाई बढ़ा दी है। ऊपर से एमईपी ज़्यादा होने से प्याज का एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा। हालांकि रिटेल में अभी भी प्याज 40 रुपये किलो के ऊपर बिक रहा है। आखिरकार गन्ने की कीमत पर पिछले 2 महीने से चल रही यूपी सरकार और चीनी कंपनियों के बीच तनातनी खत्म हो गई है। यूपी सरकार ने मिलों की सारी शर्तें मान ली है। सरकार ने गन्ना खरीद पर से एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स हटा लिया है। इसके साथ ही सोसाइटी कमीशन को भी सरकार ने खुद भुगतान करने का वादा किया है। माना यह जा रहा है कि इससे राज्य की चीनी मिलों को करीब 880 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। हमें डर है कि मार्च अप्रैल में जो गन्ने किसानों का बकाया है वो करीब 15,000 करोड़ हो जाता अगर 280 हमें देना पड़ता, बट अब 260 देना पड़ रहा है। कुछ रियायतें मिली हैं तो शायद ये एरियर 10,000 11,000 करोड़ के आसपास स्टिल रहेगा। इंडस्ट्री को आए एक्सपेक्ट करीब 4,000 5,000 करोड़ का घाटा हो सकता है, बट नंबर्स विल हैव टू स्टिल वर्क आउट एंड सी। एनएससीएल मामले में सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने जिग्नेश शाह और फाइनेंशियल टेक पर जमकर आरोप लगाए हैं। आज अदालत में बहस के दौरान एमएमटीसी का कहना है कि एनएससीएल घोटाले में एफटी और उसके प्रमोटरों का सीधे सीधे हाथ है, लिहाजा एफटीआईएल और जिग्नेश शाह को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी होगी। एमएमटीसी के मुताबिक जिग्नेश शाह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हवाला देकर बच रहे हैं। एमएमटीसी के मुताबिक जिग्नेश शाह ने खुद को बचाने के लिए अंजनी सिन्हा को फंसाया है। ओएनजीसी को गुजरात हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। उसने कंपनी को 2 महीने के अंदर गुजरात सरकार को 11,000 करोड़ चुकाने को कहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई के पास। मनीष, ओएनजीसी के लिए काफी बड़ा झटका है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये काफी बड़ा झटका है ओएनजीसी के लिए। जिस तरह की अमाउंट है 10 से 11,000 करोड़ रुपए उन्हें चुकाने होंगे और वो भी 2 महीने के भीतर। मामला अगर देखा जाए तो ओएनजीसी के गुजरात में करीब 66 कुएं हैं, 66 वेल है जहां से वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है। तो ओएनजीसी जब राज्य सरकार को 20% उन्हें रॉयल्टी चुकानी पड़ती है जो क्रूड ऑयल निकालती है उसके वेल हेड के प्राइस के हिसाब से, लेकिन ओएनजीसी ने 2008 से ये रॉयल्टी चुकाने में काफी गड़बड़ी शुरू कर दी थी। इसी को देखते हुए 2011 में गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 2004 में केंद्र सरकार ने ओएनजीसी को एक निर्देश दिया था जिसके कारण जो पीएसयू मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऑयल बेचने वाली आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इस तरह की जो कंपनियां हैं उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है डीजल और केरोसिन की बिक्री पर। तो ये नुकसान कम करने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया था ओएनजीसी को कि उन्हें सब्सिडाइज रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाए। ओएनजीसी 70 से 80% जो है वो डिस्काउंट दे रही थी और वो जो डिस्काउंटेड रेट था उसी के ऊपर उन्होंने रॉयल्टी चुकाई थी गुजरात सरकार को। गुजरात सरकार ने पाया कि जो वेल हेड प्राइस है उसके ऊपर रॉयल्टी नहीं मिल रही है और डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही है। ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इंटरेस्ट है और पेनल्टी, इन सबको मिलाकर गुजरात हाईकोर्ट ने जो हाल में आदेश दिया है उसके मुताबिक करीब 10 से 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी को राज्य सरकार को चुकाने होंगे। जी मनीष, शुक्रिया। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर पिन नंबर डालना होगा जरूरी। और स्लो डाउन के बावजूद ऑटो सेक्टर ने लगाया लग्जरी कारों का मेला। कौन सी है नई लॉन्च, देखिए आगे। सरकार खस्ता
फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर में जान फूंकने की भरसक कोशिश कर रही है। इसी मकसद से कपड़ा मंत्रालय और हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 ने आज टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2013 किया। इस कॉन्क्लेव में सेक्टर के लिए आगे का एजेंडा तैयार किया गया। इस कॉन्क्लेव में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। कॉन्क्लेव में कपड़ा मंत्री KS राव ने कहा कि सेक्टर के पास ग्रोथ के कई मौके हैं, लेकिन जरूरत है सेक्टर के हिसाब से स्किल बढ़ाने की। We have the ample opportunity of attracting a lot of villagers, both youth, women, who are very eager to come into the industry in a big way. All that they need is skill training. And you are ready, and the government is ready now to spend any amount of money for providing skills to all those people so that they have become more competent and efficient and increase their productive capacity in some direction or other in today's context in textiles. अब आपको मोबाइल पर 3G का मजा उठाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 3G प्रीपेड और पोस्टपेड डेटा चार्ज 25% तक बढ़ा दिए हैं। 1 GB डेटा के लिए 123 रुपये के बदले आपको 156 रुपये चुकाने होंगे। 130 रुपये में अब आपको 1 GB डेटा के बदले सिर्फ 400 MB डेटा ही मिलेगा। वहीं 246 रुपये में 2 GB के बदले सिर्फ 1.5 GB डेटा ही मिल पाएगा। 1 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए भी नए दाम लागू हो चुके हैं। भले ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने दाम बढ़ा दिए हों, लेकिन इसका प्लान अभी भी सस्ता है। अब से आप किसी दुकान या रेस्टोरेंट में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग बिना ATM पिन के नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड के जरिए बढ़ते फ्रॉड के चलते ये नियम बनाए हैं। वीरेंद्र व्यास आपको बता रहे हैं कि दुकान जैसे सार्वजनिक जगह में आप अपना पिन सुरक्षित रखकर कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक डेबिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर आपको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर ATM पिन भी डालना होगा। रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड के जरिए बढ़ती फ्रॉड की शिकायतों के बाद कार्ड की सुरक्षा के लिए ये नियम लागू किया है। अब किसी दुकान पर दुकानदार आपका कार्ड स्वाइप कर रकम की जानकारी डालने के बाद आपके 4 अंकों वाला ATM पिन डालने को कहेगा। ये पिन मशीन में डालते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई दूसरा आपका पिन न देख पाए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका पिन देख सकता है तो दुकानदार से एक अखबार या पेपर मांग ले और उसे एक हाथ से मशीन पर रखकर दूसरे हाथ से पिन की एंट्री करें। पेपर न मिलने पर अपना दूसरा हाथ मशीन पर रखकर भी एंट्री कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए दुकानदार के अलावा किसी और को अपना कार्ड न दे और खुद ही पिन की एंट्री करें। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में डेबिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने पर ही पिन की जरूरत होगी। साथ ही अब आपको अपना पिन अक्सर बदलते रहना होगा, क्योंकि दुकानों पर पिन की एंट्री करने से कई बार इसके देखे जाने का खतरा बना रहेगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। ऑटो इंडस्ट्री में स्लोडाउन के बावजूद लग्जरी कार कंपनियां पूरे जोश में हैं। उन्हें आगे भी इस सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ का पूरा भरोसा है। ये वजह है कि ये कंपनियां लगातार नए मॉडल्स बाजार में लेकर आ रही हैं। आने वाले साल में भी ये कंपनियां कई नए मॉडल्स के साथ बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं, जिसकी शुरुआत आने वाले ऑटो एक्सपो से की जाएगी। लग्जरी कार सेगमेंट में लीडर मर्सिडीज ने अपनी 8वीं नई कार SL के 55 AMG सोमवार को लॉन्च की। स्पोर्टी लुक वाली इस 2 सीटर कार में 5,500 सीसी क्षमता वाला V8 इंजन है। मर्सिडीज की भारत में AMG सीरीज की तीसरी कार है। कंपनी ने दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 1 करोड़ 26 लाख रुपए रखी है। घरेलू कार इंडस्ट्री की बिक्री करीब 7% घटी है, जबकि लग्जरी कारों की बिक्री में 15% की बढ़त आई है। मर्सिडीज के मुताबिक इस साल अब तक कंपनी ने 30% ग्रोथ हासिल की है। मर्सिडीज को पूरा भरोसा है कि आने वाले साल में भी उसकी ग्रोथ डबल डिजिट में होगी। In the last quarter we even claimed back the #1 position in the market. So our strategy of year of offensive, what we follow in the year 2013, obviously pays out. And you know, even in difficult market conditions, usually the strong brands do better, and this is exactly what happened and happens with Mercedes-Benz in this year.
भारत में लग्जरी कारों की बेहतरीन बिक्री को देखते हुए इस सेगमेंट की बड़ी खिलाड़ी मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जगुआर लैंड रोवर ने आने वाले साल में भी लगातार नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में दुनिया की कई बेहतरीन लग्जरी कारें भारत में कदम रखेंगी। सूत्रों के मुताबिक मर्सिडीज अगले साल CLA क्लास और GLA क्लास समेत कई कॉम्पैक्ट लग्जरी कार लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी पहले ही A क्लास और B क्लास भारत में लॉन्च कर चुकी है और ऑटो एक्सपो में नई CLA कॉम्पैक्ट लग्जरी सेडान पेश करने की तैयारी कर रही है। BMW भी अगले साल नई BMW 3 सीरीज GT लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसे ऑटो एक्सपो में भी पेश करेगी। ऑडी की A3 कॉम्पैक्ट प्रीमियम सेडान भी अगले साल भारत में लॉन्च होने वाली है। ऑडी इस बार ऑटो एक्सपो में इसे पेश करेगी। जगुआर की तरफ से भी अपने स्पोर्ट्स कार F टाइप कूपे ऑटो एक्सपो में दिखाए जाने की उम्मीद है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।